Welcome back to my YouTube channel with the new subject Financial Management of semester 5th BCom 3rd for University KUK, MDU, CRSU and GJU। ठीक है, तो आज आपकी डेट शीट भी आ गई है। आपके एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है और मैंने 5th सेमेस्टर के लिए 3rd ईयर के लिए ऑडिटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट करा दिए हैं, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे और मेरी वीडियोस को सुना भी होगा। तो बी प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। दिस इज़ योर होल सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंडर ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, तो एक बार इस सिलेबस को पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर कर लें। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपके बाकी के कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ ब्रीफ। ये मत सोचें कि मैम बुक में से एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगी, नहीं, जो मुझे आता है मैं वही बताऊँगी आपको। देखिए, फाइनेंस, सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है? पैसा जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो या किसी से कुछ सामान लेना होता है या देने जाते हो या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, तो एक फाइनेंस एक ऐसा रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में जिसके बिना आप कुछ नहीं हो। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप कुछ खरीद भी सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो, किसी को दिलवा भी सकते हो, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। अगर जॉब में हो तो आपको वो फाइनेंस के अकॉर्डिंग पे ही, अगर वहाँ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो फाइनेंस के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो। तो जो फाइनेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बिजनेस में हो, चाहे पैसा 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो आपके सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसकी सक्सेस के लिए और उसकी यूटिलाइजेशंस के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ के लिए आपको फंड्स की बहुत नीड पड़ती है। फंड्स को मतलब, फंड्स मीन्स पैसा, फंड्स मतलब एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो और करवा भी सकते हो। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की और आपको रिसोर्सेज की बहुत नीड पड़ती है, जो कि आपका फाइनेंस ही पूरा कर सकता है। और उसका आप एफिशिएंट जितना यूज़ करोगे, जितना एफिशिएंट यूज़ होगा आपके फंड्स का, उतना ही आपकी सर्वाइवल और आपकी ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की, आपके मैनेजमेंट की और आपके ग्रोथ की और आपके सर्वाइवल की। अगर आप अभी भी डेवलप कर रहे हो या कोई नॉलेज कर रहे हो, तो वो उसकी ओन है, एक इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है फॉर्म के बिहाफ में, वो सारे डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस ज़रूर होंगे। ठीक है, अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो भी पैसा, आपको प्लानिंग करनी है तो भी पैसा, अगर आपको सुपरवाइज करना है तो भी पैसा, अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो भी पैसा, आपको सेल करना है तो भी पैसा। तो मतलब हर एक चीज़ में पैसे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना। फाइनेंशियल मतलब पैसा, फाइनेंस, मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं उस प्रोसेस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन आवर बिजनेस बाय विच वी कैन ऑपरेट आवर we can operate our activities and growth of our firm। ठीक है, नाउ फाइनेंस का स्कोप क्या है, क्या रोल है। पहले 2 अप्रोचेस दी हुए हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। सबसे पहले क्या होता था, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि पहले ज़माने में क्या करते थे कि सिर्फ पैसा लगाते थे, ले आते थे कि मतलब मैं 90s में हूँ, ठीक है, लेट एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं 90s में पैदा हुई हूँ। तो अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मैं क्या करती थी, पैसा लगा देती थी, लगा दिया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा, मेरे को 1 लाख के 2 लाख कैसे करने हैं, मेरे को ये नहीं पता था, ना मैं इस बारे में सोचती थी। अगर मेरे को लॉस हो गया, 1 लाख की मैंने दुकान खोल ली और मेरे रोज़ पे रोज़ नुकसान हो रहा है, तो मैं उस नुकसान को कवर अप करने के लिए ये भी नहीं सोचती मैं इस लॉस को कैसे कवर अप करूँ, कुछ नहीं सोचा। पैसा लाई, लगा दिया बिजनेस में, बात खत्म। सिर्फ इतना काम होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ, अब मैं 20s में पैदा हो गई, ठीक है, फिर से हो गई फिर से नहीं, मतलब ऐसे ही लगा लो, 20s में हो गई। अब मेरे पास 2 लाख रुपए, मैंने सोचा मैं अपना छोटा सा एक शॉप खोल लेती हूँ, मैं अपना कुछ बेकरी का रख लेती हूँ, 2 लाख। अब मेरे को ये हो रहा है, मेरे डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं तो मार्जिन लूँगी, और जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए मैं क्या इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने लिए एक पार्टनर रख सकती हूँ, वो भी पैसा लाएगा, तो मेरी बेकरी बड़ी होगी, हम उसका एक फ्लोर और ओपन कर सकते हैं, एक और ब्रांच खोल सकते हैं। अगर आज मैंने अर्बन स्टेट में बेकरी खोली, तो कल को मैं रोहतक रोड पे खोल सकती हूँ, कहीं ना कहीं मैं पटियाला चौक पे खोल सकती हूँ। तो वो फाइनेंस मॉडर्न अप्रोच में ये होता था कि वो अपने बिजनेस, अपने फंड्स को यूटिलाइज तो करते थे, साथ साथ उसको इन्वेस्ट करने की भी सोचते थे, प्रॉफिट लाने की भी सोचते थे। ठीक है,
तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें यूटिलाइजेशन फंड को कम ही कंसिडर करते थे, उसका स्कोप बहुत ही नैरो था। उसमें सिर्फ यही सोचते थे कि हम अपना क्या, हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है सोर्स ऑफ फाइनेंस का, हमें सिर्फ कैपिटल मार्केट में रेज करना अपने फंड्स को, और जो रिलेशनशिप रहता था वो सिर्फ बिजनेस और फंड्स का ही रहता था। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इग्नोर किया जाता था, लाइक कौन कौन सी, कि हम अपने फंड्स को कहाँ कहाँ रेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, कहाँ पे एफिशिएंट यूज़ होगा, कहाँ पे हमें अपने फंड्स को ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए और कहाँ नहीं देनी चाहिए, इससे सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे। तो वही आपकी लिमिटेशंस बन गई। क्या लिमिटेशन बन गई? मोर एम्फेसिस ऑन रेजिंग फंड्स। वहाँ पे क्या देखा जाता था, नेग्लेक्ट करते थे कि हमें एफिशिएंट कहाँ पे हमें अपने फंड्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, बल्कि सिर्फ क्या करते थे, वहीं पे ज़्यादा ध्यान देते कि हमने रेज फंड करने हैं, अपनी एक्सटर्नल पार्टीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देने, लाइक हमारे बैंक और इन्वेस्टर को, सिर्फ फंड्स को बिजनेस में प्रोवाइड कर दिया और इग्नोर करा जाता था कि जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है रिगार्डिंग इंटरनल पर्सन्स, उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता था। इस वजह से ट्रेडिशनल अप्रोच इतना बेनिफिट्स, मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती थी। उन प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर करा जाता था जो हमारे नॉन कॉर्पोरेटेड थे, लाइक पार्टनरशिप, सोल ट्रेड। यहाँ पे किसी चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो उसका स्कोप था बहुत नैरो था फाइनेंस फंक्शन का, उस फाइनेंस पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं कभी। कभी कभी हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी, जब हमें कोई स्पेशल इवेंट आ जाए तो हम फंड्स कहाँ से लाए। स्पेशल इवेंट लाइक प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, अगर हम कोई भी हमें करना होता तो हम डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को नॉर्मल फॉर्म प्रॉब्लम्स समझते, जो हमारी कंसल्टली कॉन्टीन्यूसली फेल ही हो रही थी, हम किसी चीज़ में पास हो ही नहीं रहे थे, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रिगार्डिंग अवर फाइनेंस। हमने अपने स्पेशल अटेंशन लॉन्ग टर्म फाइनेंस को दिया, मतलब जो भी अप्रोच थी वो ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते, जो लॉन्ग टर्म थे। अपनी प्रॉब्लम का जो रिलेट है वो हमारी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस पे कंसिडर करते थे, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड व्यू भी मिलता था। जो भी हमारी अप्रोचेस हमने इग्नोर करी हैं, लाइक कैसे हम सर्टेन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कौन सा हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है, किस कॉस्ट को कितना मिक्स मेथड में इनकम करने, हमारे रिटर्न्स कहाँ से आएंगे, स्टैंडर्ड क्या फिक्स होना चाहिए, हम इन सारी चीज़ों को एब्सेंट करते थे, मतलब इग्नोर करते थे, जिस वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्कोप रहता था बहुत नैरो रहता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच का आपको आपके क्वेश्चन में आंसर मिल ही गया होगा कि हमने किन किन चीज़ों को इग्नोर करा और मॉडर्न अप्रोच में किन किन चीज़ों को हमने अपनाया। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था, जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज थी, इनोवेशंस थी, अपने बिजनेस का साइज इंक्रीज करना, कंपटीशन से इंटेंस मुकाबला करना, एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना फंड्स के रिसोर्सेज का एंड उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, साथ ही साथ हमारी मैनेजमेंट में चेंज लाना और मॉडर्न अप्रोच को डेवलप करना, यही हमारी मॉडर्न अप्रोच का फंक्शन था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना और कलेक्शन ऑफ फंड्स करना, सारे फंक्शंस को कवर अप करना, फंड्स को भी साथ साथ उनके यूटिलाइजेशन को भी, और ये भी एनालाइज करना कि हमारी कहाँ कहाँ हमारी बिजनेस को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उनका सोल्यूशन ढूंढना, रिलेटेड टू कि हमारा कितना वॉल्यूम होना चाहिए फंड्स का, हमें अपने फंड्स कहाँ कहाँ रेस करने चाहिए, और स्पेसिफिक जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिले। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मॉडर्न अपने, वो 3 डिसीजन लेता है, लाइक फाइनेंस के डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजन, साथ ही साथ 2 और जुड़े, कैपिटलाइजेशन एंड बजटिंग, जो कि आपके आने वाले चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, तो इन सारे डिसीजंस की वजह से हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है वो इतनी चली कि आज के टाइम पे जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है वो हायर लेवल पर है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, या फिर हम ये कह सकते हैं नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एसेंशियल पार्ट है हमारी टॉप ऑफ मैनेजमेंट का, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच को कंसिडर ना करके, मतलब इंपॉर्टेंट ना देके, हमने अपने टॉप मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। बट सॉरी, इन्होंने ये कहा है कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में अपने टॉप लेवल के मैनेजर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसको हमने टोटली इग्नोर किया, बट हमने मॉडर्न अप्रोच में अपने फाइनेंशियल मैनेजर को ही एक्टिव मेंबर समझा, टीम वर्क समझा, जिसका रोल डे टू डे हमारी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट रोल था, हमारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता था। साथ ही साथ जो हमारी एक्टिविटीज़ थी सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व करते थे और हमारे फंड्स फाइनेंस का यूज़ करते थे। लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल।
क्या होता था, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट था न्यू स्टैटिकल का, तो जो हमारी अकाउंटिंग टेक्निक थी हम उनको ज़्यादा एनालाइज करते थे और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, उसके फाइनेंस के लिए, उनके बेस्ट ऑल्टरनेट के लिए हम बेस्ट ऑल्टरनेट चूज़ करते थे, जिसके मैनी ऑल्टरनेट्स बेस्ट होते थे, जिसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता था। मतलब हम कम बोलते थे पर एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा करते थे। कॉन्टीन्यूस फंक्शन, जो फाइनेंसिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जिसका रेजिंग ऑफ फाइनेंस चलता ही रहता है। हमें प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, एंटरप्राइज में, उसकी ग्रोथ में, उसके सर्वाइवल के लिए नीड पड़ती है। तो इसलिए कि ये नॉर्मल कोर्स है हमारे बिजनेस का, जिसके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली हमें फाइनेंस की नीड पड़ेगी, हर कदम कदम पर पड़ेगी। डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, ये बहुत डिफरेंट फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शन से, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन और डाटा जनरेट करता है, वेयर है जो फाइनेंस है वो डाटा को एनालाइज करता है और उसके यूज़ के लिए, उसके पर्पज़ के लिए हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो वाइड स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने फंड्स को रेज करते हैं, एलोकेट करते हैं, साथ ही साथ हमारे फाइनेंस का एफिशिएंट यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, बजटिंग की, मैनेजमेंट ऑफ कैश की, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवल्स की एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की। दैट्स वाई जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वाइड है, ब्रॉडर है। सेंट्रलाइज नेचर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज है, क्योंकि जहाँ पे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, हमारी मार्केट मैनेजमेंट पे दिया, हमारी पर्सनल मैनेजमेंट पे दिया फंक्शन, और फंक्शन आर कैन बी डिसेंट्रलाइज, बट कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसेंट्रलाइज करा हो, या ऐसा कोई भी डिज़ायरेबल फंक्शन नहीं हमने परफॉर्म किया। नाउ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता था, हम ये भी देखते थे कि हमने अपनी फाइनेंस का कहाँ कहाँ यूज़ करा है, उसके सर्टेन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स में, मतलब हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं, वो मैच भी करते थे। जब हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मैच करता था हमारे रिटर्न रिसीव से, तो हमें एक अचीवमेंट मिलती थी कि हमने फाइनेंशियल गोल को अचीव करा और खुद के बिहाफ पे करा है। जो इनसेपरेबल रिलेशन बनता था हमारे फाइनेंस का और एक्टिविटीज़ का, वो इस तरह से होता था कि जो एग्जिस्टेंस थी हमारे फाइनेंस की एक दी वन हैंड, और अदर हैंड की जो हमारी प्रोडक्शन मैटर थी और अदर एक्टिविटीज़ थी वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में थी। जो भी एक्टिविटीज़ होती थी फाइनेंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक मशीन बाय करी है तो हमने अपनी ओल्ड मशीन को रिप्लेस करा है, तो क्लियरली रिस्पॉन्सिबल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मतलब वो इन्वॉल्व हमारे फाइनेंस डिसीजन से ही करती है, बट जिसका जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स उसका सारा रिक्रूटमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ पर, एडवर्टीजमेंट पर, सेल प्रमोशन के ऑल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता था। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब पे ये फंक्शन एप्लीकेबल होता है, लाइक कॉर्पोरेटेड, नॉन कॉर्पोरेट, लाइक सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, इन सब पे एप्लीकेबल करता है। साथ ही साथ एंगेज भी करता है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। और जो मॉडर्न अप्रोच ने उसने इंप्रूवमेंट करी है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, एक न्यू ब्रॉडर अप्रोच दी है जिसका फॉर्मुलेट यही है कि रैशनल पॉलिसीज़ ऑप्टिमम यूज़ करो, प्रोक्योरमेंट करो और एलोकेशन करो हमारे फंड के, जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले हमारे आने वाले फ्यूचर में। ना कुछ साइलेंट फीचर्स है हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसका लिमिटेड स्कोप है, और हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है उसका वाइडर स्कोप है। इसमें क्या है, हम सिर्फ अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकर्स को ही अपने प्रोवाइड कराते थे फंड्स। इधर क्या होता था कि हम जो हमारे फंड्स को यूज़ करते हैं उनको हम इम्पोर्टेंस भी देते हैं। जो ट्रेडिशन था वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस करते थे, इधर हमारे शॉर्ट टर्म और बोर्ड टर्म वर्किंग कैपिटल पर भी फोकस करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते थे, प्योर क्यूर करते थे। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को फेस भी करते, साथ ही साथ अपने अदर इंस्टीट्यूशंस को भी मौका देते, कॉर्पोरेट करते हैं ऑल फॉर्म्स के लिए ये है। ठीक है, तो ये साइलेंट फीचर्स है हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वाइटल और इंटीग्रल पार्ट है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को, प्लानिंग को, कंट्रोलिंग को और सारे रिसोर्सेज को साथ लेके चलता है, डील करता है हमारे फाइनेंस से, साथ ही साथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है हमारे फंड्स की, जिसमें इंक्लूड होता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, कैपिटल बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शन को। फाइनेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट एक्वायर और यूटिलाइज करता है हमारे फंड्स को बाय बिजनेस। एक डेफिनेशन आप ये लर्न कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये लर्न कर सकते हो, बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो कोई भी दो डेफिनेशन याद कर लेना, आपके पास 4 दिन है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या है हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट?
3 बेसिक फंक्शन दिए हुए इन्होंने, रेजिंग फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन इट्स एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न अर्न्स फ्रॉम द एसेट टू शेयर होल्डर्स। इन 3 डिसीजंस को हम कहेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है, वो भी इन तीनों को ही कहते हैं। साथ ही साथ जो भी हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग लेके ही चलते हैं। और जो रूटीन फंक्शन है उसको हम सारे इफेक्टिव एग्जीक्यूशन से ही परफॉर्म करते हैं सारे फाइनेंस फंक्शंस को। और अदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। सबसे पहले जो भी हमारा फर्स्ट टास्क होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यही होगा कि हम एस्टिमेट करें हमारी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बिजनेस कितना एस्टिमेट सेपरेटली, जो भी फाइनेंशियल की नीड होगी लॉन्ग टर्म के फंड से एक्सपेंशन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी फ्यूचर के लिए, वो भी हम डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, फ्यूचर्स के एक्सपेक्शन के लिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, एटीट्यूड क्या है हमारे मैनेजमेंट का टुवार्ड्स आवर रिस्क, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या है। इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करके तो वो अपने फाइनेंशियल नीड्स बताएंगे। नाउ अब हमें फाइनेंस के लिए डिसीजन लेना है कि जो हमारा रेजिंग ऑफ फाइनेंस होगा वो हम कौन कौन से सोर्सेज से लेंगे। हम प्रपोर्शन डिटरमाइन करेंगे कि हमें डिवेंचर्स चाहिए या फिर इक्विटी चाहिए। जो भी टोटल फंड्स का प्रपोर्शन होगा वो हमारे लोन से होगा या फिर हमारे शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम डेथ और इक्विटी को मिक्स करेंगे जिसको हम लीवरेज कह सकते हैं। जो भी रेजिंग ऑफ फंड्स होंगे उसका रिजल्ट हमारा हायर रिटर्न होगा शेयर होल्डर से, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉपर बैलेंस के लिए, इंश्योर करने के लिए हम अपना डेथ और इक्विटी चूज़ कर सकते हैं। एक कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बनाना ज़रूरी है, proportion between our depth and equity, जिसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे जो शेयर होल्डर का रिटर्न मैक्सिमाइज करके मिनिमम रिस्क हो, जहाँ पे पर शेयर कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, और फॉर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंसिडर करे उस ऑप्टिमम को, और एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जहाँ पे अंडर राइटर भी उसको उस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है ना। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमारे कैपिटल बजटिंग के लिए होता है कि हम सिलेक्शन करेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए या फिर हमारा प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी मेड कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारी लॉन्ग टर्म की एसेट्स होंगी उसके यील्ड बेनिफिट के लिए टाइम कितना लेंगे हम फ्यूचर में, और जो भी फ्यूचर बेनिफिट होंगे वो डिफिकल्ट तो नहीं होंगे मेजर करने में, प्रिडिक्ट करने में, या फिर वो हमारा रिस्क इन्वॉल्व करते हैं नहीं करते। हम इवल्यूट करेंगे हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी और हमारे रिस्क को भी, उसी के बेसिस पे हमारा डिसीजन होगा। अगर हमें एक मिनिमम रिक्वायर्ड मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम कट ऑफ रेट कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट कितना इंगेज हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट के, कितना कंपेरेबल है उस चीज़ के हमारे उस डिसीजन से। नाउ वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इसमें क्या होएगा, जो भी हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट से शॉर्ट सर्वाइवल के लिए होंगे या लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, हम अपनी करंट एसेट को मैनेज करेंगे इस मैनर में करेंगे। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट की, वो कभी भी इनएडिक्वेट अननेसेसरी फंड में लॉकअप ना हो, और ना ही इतना एडिक्वेट नहीं होगा हमारी वर्किंग कैपिटल का। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी करंट एसेट से रिलेटेड वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी, और एज अ रिजल्ट हम ये करंट ऑब्लिगेशन से मीट कर पाए, और जो हमारा रिस्क है बैंक करप्टी का वो कम हो जाए। ऑन दी अदर हैंड जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी करंट एसेट से रिलेटेड वो टू लार्ज होगी, प्रॉफिटेबल होगी, उसका हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो आइडियल का एसेट होगी वो कभी भी अर्न नहीं करेगी किसी भी चीज़ से, और हमारा फाइनेंशियल ये भी इंश्योर करता है कि हम डेवलप करें एक ऐसी टेक्निक जो हमारी करंट एसेट को मैनेज कर पाए। साथ ही साथ ये भी एस्टिमेट कर पाए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर्म की वो प्रॉपर्ली एस्टिमेट हो रही है, और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करें जो हमारे फंड्स हैं वो अवेलेबल हैं जब हमें चाहिए हो करंट एसेट्स के बाद भी। ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी एक ऐसी मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है कि प्रोपोर्शंस क्या रहेगा हमारे प्रॉफिट का, जब हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे शेयर होल्डर को, क्या प्रोपोर्शन रहेगा, क्या रिटेन रहेगा। इस पर्पस के लिए हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि क्या क्या फैक्टर्स हमारे डिविडेंड स्टेबिलिटी रहते हैं, बोनस रहते हैं, कैश डिविडेंड है। तो इस प्रॉफिटेबल कंपनी का सारे जो डिविडेंड रेगुलरली हम पे करते हैं पीरियडिकली, तो जो बोनस शेयर होगा वो तभी इशूड करा जाएगा हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में, कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि कितना रिटर्न हमें है हमारे पास और कितना नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइसेस के लिए हमें इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हम अपने डिवाइसेस का मतलब जो हमारे बजटिंग कंट्रोल है, कैश कंट्रोल है, रेशियो एनालिसिस, उनका कैसे यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो हम परफॉर्मेंस पे डिटरमाइन करेंगे, हमारी एक्चुअल पोर्शन को कंपेयर करेंगे हमारे प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड से, डेविएशन से, और जो भी रीज़न होगा इन डेविएशंस के बिहाइंड, उसी को रखते हुए हम सारी डेविएशंस को रिमूव कर देंगे और एक अच्छा स्टेप लेंगे उन डेविएशंस को मध्य रखते हुए, मतलब ध्यान देते हुए।
ऑल राइट। नाउ रूटीन फंक्शन एक ऐसी इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हमारे फाइनेंस फंक्शंस के लिए जो रूटीन फंक्शन मतलब जो परफॉर्म कर जाते हैं नॉर्मल कोर्स में, लाइक सुपरवाइज करना हमारी कैश टिप्स को, पेमेंट्स को, और सेफ गार्ड करना हमारे कैश बैलेंसेस को, डेली चेक करना अपने ओपनिंग बैंक अकाउंट्स और मैनेज करना उनको, सेफ गार्ड देखना कि हमारी सर्विसेज, इंश्योरेंस पॉलिसीज और हमारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं हैं, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, साथ ही साथ रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, और एक प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल ऑडिट आपने आई थिंक ऑडिटिंग में अच्छे से पढ़ी है, वर्ड टू वर्ड एंड पॉइंट टू पॉइंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ड्यूटी बनती है टॉप मैनेजमेंट की कि सारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अच्छे से अचीव करे। ये भी देखें कि जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है या नहीं है। जो भी ऑब्जेक्टिव हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं उनके अकॉर्डिंग वेरियस डिसीजन लेना रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड वो लिए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव एक ये भी क्राइटेरिया रखता है कि हमें एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली एक पर्टिकुलर डिसीजन एवेल्यूएट करना है। हमारे पास चॉइस है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके लिए हमारे 2 अप्रोचेज है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखिए, इसमें सारी एक्टिविटीज़ जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करती हैं, अंडरटेक करती हैं और हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज इम्प्लेस करता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को कि हम ऐसे डिसीजन लें, मेक करें जिससे हमारी ओनली एक ही टेस्ट हो कि हमें कौन से एसेट को सेलेक्ट करना है, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे डिसीजन को, जिससे हमें प्रॉफिटेबल हो और हमारे उन सारे रिजेक्शंस दोज जो हमें चाहिए ही नहीं। तो ऐसी सारी आर्ग्यूमेंट मतलब सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमारे इस फेवर में कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होना चाहिए। सबसे पहले हमारी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करा जाएगा। हमारा एफिशिएंट एलोकेशन और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए जिससे लीड हो कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे सोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ कर रहा है और हमें लेस प्रॉफिट हो रहा है उन प्रोजेक्ट से, बल्कि मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट चाहिए हमें। हमारे सोशल वेलफेयर पर का मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए ताकि हम फुलफिल कर सकें सारे गोल जो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए है, जिससे हमारा मैक्सिमाइजेशन हो हमारे प्रॉफिट का और हम लीड कर सकें मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर को। सोर्स ऑफ इंसेंटिव्स, जो भी प्रॉफिट एक्ट करते हैं लाइक मोटिवेटर, इंसेंटिव, वो इंड्यूस करेंगे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा वर्क है वो इफेक्टिवली हो और प्रॉफिट मोटिव को विड्रॉ कर सके, जो हमारा पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा रिड्यूस हो जाए। हमें हेल्प करें एडवर्स करने जो हमारे बिजनेस कंडीशन है, लाइक चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, हमारा इफेक्ट पड़ता है लाइक रिसेशन, कंपटीशन जिसका सर्कमस्टेंसेस सर्वाइवर पे पड़ता है, साथ जो हमारे पास्ट की अर्निंग है उन पर भी। तो बिजनेस ये देखे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है जब हमारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो और हमारा हेल्प करे हमारी ग्रोथ ऑफ द फॉर्म में जो मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो। तो ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को क्रिटिसाइज करे और सेवरल ग्राउंड्स भी हैं। ग्राउंड्स क्या क्या हैं देखिए। एम्बिगिशियस, कई बार डिफ़िकल्टी होती है इस अप्रोच में कि टर्म प्रॉफिट इज़ वेगन एंड बट कुछ डिफरेंट पीपल डिफरेंट मीनिंग लाते हैं टर्म ऑफ मनी। मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इस रिटर्न या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, टोटल एसेट ऑफ द शेयर होल्डर में, फंड्स में, इसे इट इज़ पॉसिबल दैट जो टोटल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए बट जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं कि कंपनी बस 1 लाख शेयर है और उनका जो प्रॉफिट है वो 10 है, तो अर्निंग पर शेयर होगी 10, ठीक है। पर जो हमने 50,000 के इशू करे थे शेयर, उसकी टोटल अर्निंग हुई 12 लाख। तो और जो 2 लाख का प्रॉफिट है तो हम क्या कर सकते हैं, 12 लाख को 1/50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 रुपीज़ डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी अर्निंग पर शेयर्स हो सकती है, जिसको हम क्वेश्चन क्या था कि जो प्रॉफिट है वो फर्म का ट्राई कर रहा है मैक्सिमाइज होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 10 थी वैल्यू, ठीक है, बट यहाँ पे 8 आ गई पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है, पर अर्निंग पर शेयर हो गई। नाउ इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, जो टाइम वैल्यू होती है उसको इग्नोर करता है, लाइक जो प्रॉफिट अर्न ओवर होता है वो डिफरेंट होता है, ईयर्स का डिफरेंट होता है। तो प्रोजेक्ट ए में क्या हुआ कि 350 उसमें नहीं था, इसमें 10-50, उसमें 10 लाख, इसमें 6 लाख, मतलब इसमें कीप ऑन चेंजिंग हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, बट फिर भी हमारा जो प्रोजेक्ट है 3 साल का वो 20-20 लाख का ही है। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो मोर हो रहा है, ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा है हर एक ईयर में। इग्नोर्स रिस्क फैक्टर, कई बार जो हमारे रिस्क फैक्टर हम उनको इग्नोर कर देते हैं एसोसिएट करने के लिए। तो 2 फर्म हैं वो सेम टोटल एक्सपेक्ट अर्निंग करती है, जो अर्निंग होगी एक ही फ्लक्चुएट करेगी और उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे, तो वो बहुत रिस्क हो सकता है।
तो जो इन्वेस्टर है जनरल में वो प्रेफर करता है कि हमें लेस इनकम लेस रिस्क कंपैरिजन करना चाहिए हाई इनकम विद ग्रेटर रिस्क। तो जो अप्रोच है वो अटेंशन नहीं देती हमारे रिस्क फैक्टर को, वो इग्नोर करती है। इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसमें क्या होता है जो हमारे बिजनेस होते हैं वो नॉन सोली रन करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम इमीडिएट प्रॉफिट्स का, बट कुछ फर्म इंपॉर्टेंस करते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है हमारे सेल्स की। कई बार जो दे आर मतलब वो क्या करते हैं, कई बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोअर प्रॉफिट्स विलिंगली, बट उनका अचीवमेंट ये है कि हमारी सेल्स हो जो वो लार्ज वॉल्यूम पे, हमें प्रॉफिट ना हो बेशक कम हो, पर हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इग्नोर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, कई बार अप्रोचेस इग्नोर करते हैं सोशल ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस सोशल ग्रुप लाइक वर्कर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती ज़्यादा जब तक उसका इंटरेस्ट सोशल ग्रुप में नहीं आएगा और जब तक वो इन ग्रुप्स को कॉन्ट्रीब्यूटली स्मूथली रन ना करे। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, कई बार क्या होता है इस अप्रोच में कि जो हमारे हम डिविडेंड पे करते हैं, जो रिटेनिंग होती है वो सेटिस्फाई करते हैं हमारे मैक्सिमाइज गोल को पर अर्निंग शेयर पे, बट जो हमारा क्लियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यही क्राइटेरिया कि इनअप्रोप्रिएट और अनसुटेबल है। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, वैल्यू टाइम करनी चाहिए मनी की, साथ ही साथ रिस्क को भी। और जो ऑल्टरनेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर क्रिटिकाइज करें हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या दिया गया है कि ये अप्रोच एक्सेप्ट करती है क्राइटेरिया कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो रिमूव कर देते हैं सारी लिमिटेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की, बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज अप्रोच। इस अप्रोच में कहते हैं जो हमारी एसेट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट वो सारा रिसीव करते हैं यूज ऑफ लेस वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन। जो बेनिफिट्स मेजर करे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो वो रिसीव होते हैं हमें रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि बेसिस होते हैं हमारे मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट्स पे। जो मेजरिंग बेनिफिट्स होते हैं वो कई बार अवॉइड भी करे जाते हैं इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट, बट इंपॉर्टेंट फीचर यही है इस अप्रोच का कि हमें इनकॉर्पोरेट रहना चाहिए टर्म वैल्यू ऑफ मनी से। जब वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो करती है अलाउंस करती हैं तो जो हमारा टाइम और रिस्क फैक्टर है डिस्काउंटिंग करता है, रिड्यूस करता है हमारे कैश फ्लोज को लाइक बाय अ सर्टेन परसेंटेज, जिस परसेंट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। जो डिफरेंस आता है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश में और जो जनरेट भी करती है हमारी, इट इज़ ऑल्सो नोन नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जो शेयर होल्डर हैं वो क्रिएट करते हैं वेल्थ। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे फाइनेंशियल एक्शन होते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू को, और हमारे जो उनका जो वेल्थ है वो भी रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है देखिए, जो ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है A1 मतलब ये हमारे होगी कि जो हमारा कैश हो रहा है, ठीक है, K हो गया हमारा डिस्काउंट और C हमारा जो हमारी एक्वायर आएगी। तो हम ऐसे ऐसे प्लस करते जाएंगे, बट जो हमारा पॉजिटिव आएगा जो फर्म एक्वायर करेगी उसी को हम अपने कोर्स में रखेंगे और उसी के रहेगा जिसका हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू हम चैप्टर 9 में करेंगे एक्सप्लेन। तो इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। सबसे पहले कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो वर्थ है वो सुपीरियर है या नहीं, क्या है, क्या फेवर में दिया हुआ है हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। देखिए, इट यूज़ कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे अवॉइड करा गया है कि जो टर्म ऑफ मीनिंग है वो ये कि हमें कैश फ्लो यूज़ करना चाहिए ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। इट्स गिव, क्योंकि हमारी टाइम वैल्यू को इम्पॉर्टेंस दी है, क्योंकि जो हमने फ्यूचर कैश फ्लो उसको रिड्यूस करा है क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट डिस्काउंट और इंटरेस्ट रेट है जिसमें हायर रिस्क और लॉन्गर टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है। तो हाई रेट ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट विल बी वही यूज़ करा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट है वो लोअर होता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रिस्क होता है। इन यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड। जो फाइनेंशियल डिसीजन लेती है शेयर होल्डर रिसीव करते हैं हायर कम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड जिसका हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स पे इंक्रीज होता है, मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने रिस्क फैक्टर और एनालाइजेशन दिए, मतलब क्या करना है, जो भी हमारे डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है उनको सेलेक्ट करना है, जो भी हमारे डिफरेंट ऑल्टरनेट है उनमें से बेस्ट चूज़ करना है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और ये भी कंसिडर करना चाहिए जो हमारी लॉन्ग रन सर्वाइवल है और ग्रोथ फॉर्म की हो, वेल्थ से भी और प्रॉफिट से भी। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर डिटेल में बता दिया, अभी भी इंपॉर्टेंस की जरूरत है क्या? तो मैम है ना, चलो करा देती हूँ।
सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए एक्वायर करने के लिए, ताकि हम अपना ऑप्टिमम प्रिपेयर कर सके कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए और उसका अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस लगा सके। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारे फंड्स का, जो भी हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हो और जो भी हमें बेनिफिट्स रिसीव होगा वो हमारा एज कम्पेयर टू कॉस्ट होगा और हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे फंड्स का। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होगा, लाइक वेरियस टाइम पे हमें वेरियस डिफरेंट नीड्स होंगी, कैश को अरेंज भी करना पड़ेगा। जो कैश होगा वो हमें डिफरेंट पर्पस के लिए नीड होगा, लाइक रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, वेज बिल्स, डे टू डे एक्सपेंसेस, इन सारी इंश्योर के लिए हमें शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं चाहिए। हमारे पास प्रॉपर कैश होना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ बेनिफिट्स, अगर हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं तो उसका एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। प्लगिंग बैंक ऑफ प्रॉफिट्स का बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हमारा क्लैश कर सकता है हमारे इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर का। जो शेयर होल्डर डिजायरेबल है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में, उसमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। साथ ही एक प्रॉपर सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी होनी, जिसका मेंटेन एक बैलेंस हो जाए डिविडेंड का और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारा मैक्सिमाइजेशन वेल्थ होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, पॉलिसी से रिगार्डिंग डिसीजन है, इन सबको लेना चाहिए ताकि जो हमारा रिजल्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो भी दिखाई दे, और जो हमारे फाइनेंशियल के एक्शन होंगे उसमें वेल्थ को क्रिएट भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है। उसको रिजेक्ट करोगे तो वो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर, जो हमारे शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं कंपनी के, तो उनका लार्ज नंबर होना चाहिए। उन्हें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, बट कंपनी मैनेज कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जो शेयर होल्डर है उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होती है फाइनेंशियल मैनेज की, वो एनालाइज भी करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को भी और फाइनेंशियल पोजीशन की भी, और वो एक्सेस भी करते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है या नहीं कर रही। हमारे इन्वेस्टर को भी सफिशिएंट नॉलेज होती है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो भी एबल हैं डिसाइड करने में कि कंपनीज की सिक्योरिटी कहाँ से परचेज करनी है, कहाँ से नहीं। वो डिपेंड नहीं करता कि उनकी एडवाइस ब्रोकर पर, हमें ब्रोकर की एडवाइस के लिए डिपेंड नहीं रहना है। हमारे बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमें हेल्प मिलती है डिसाइड करने में कि हमें लोन सेक्शन करना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर या नहीं। तो अपॉइंटमेंट करने चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस की भी, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और डिफरेंट एरियाज़ का। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल है। सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बहुत सारे पोर्शंस का रखती है, लाइक जो होते हैं वो वेरियस डिसीजन लेते हैं, लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मशीनरी को रिप्लेस करना, इंस्टॉलेशन करना डिवाइसेस की, ये सारे डिसीजन फाइनेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। और इन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरेक्शन करने में प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, जब इवैल्यूएट करता है ऐसे डिसीजन। मटेरियल के अकॉर्डिंग कि कौन सा एरिया परचेज करना है, स्टोरेज, सप्लाई, प्रोडक्शन कैसे होगी, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन, स्मूथ इंटरप्ट हो सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए। तो ये सारे पर्पसेस के लिए हमें सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ मटेरियल चाहिए स्टोर करने के लिए, ऑप्टिमम लेवल चाहिए क्वांटिटी का, और ये सारे जो मैनेजमेंट है वो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, और जॉइंटली इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, स्टाफ, प्लेस, इन सारे मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है। इसका एक लिंक है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नाउ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या रोल है, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे अप्रोप्रिएट प्राइस हमें डिटरमाइन करना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, फॉर्म के प्रोडक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमें किससे, कौन से मैनेजर से हाथ जोड़ना चाहिए, लाइक फाइनेंस या मार्केटर से, और ऐसे क्या डिसीजन लें हम जिससे हमारी जो मार्केट मैनेजर है वो हमारी इन्फॉर्मेशन की सप्लाई हो डिफरेंट प्राइजेस में और हमारी डिमांड पे इफेक्ट करे फॉर्म के प्रोडक्ट के लिए। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक प्रोडक्ट के बारे में, कॉस्ट चेंज, अगर कोई चेंज आ रहा है कॉस्ट में, या प्रॉफिट मार्जिन है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेल पे। फाइनेंशियल मैनेजर एक एक्टिव रोल प्ले करता है जब हम प्राइसिंग पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं फर्म की, कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल, और फॉर्मुलेशन करना, क्रेडिट और कलेक्शन करना पॉलिसीज़ की, और साथ ही साथ ये भी देखता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, फिनिश गुड्स या प्रोडक्ट मिक्स, इन सब से रिगार्डिंग। तो जो हमारा इंटरेक्शन होता है इन दोनों का वो जॉइंट डिसीजन रिगार्ड करता है टू द अबव। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या रोल है, लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वेलफेयर ऑफ द स्टाफ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अबाउट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ ट्रेनिंग, मैन पावर, इंसेंटिव्स, रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर, इन सारे मैटर्स का इफेक्ट पड़ता है हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट है, और सारे डिसीजन कंसल्ट करके ही लिए जाते हैं। जो डिसीजन हमारे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए और फर्म के इंटरेस्ट के लिए ध्यान में रखते हुए तब लिया जाता है। तो इन सब का बहुत बड़ा ही रोल है हमारे हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हर एक डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग रोल है, अलग अलग महत्व है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रोल है, देखिए
रिकॉर्डिंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड करती है हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी देती है हमें, हमारे डिफरेंट यूजर्स को। और जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यही होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अबाउट प्रॉफिट लॉस, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करता है कि हमारे क्या क्या पर्पसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ से बिगिन होता है वहाँ पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी लाइट चली गई थी, जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिगिन होता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, वहाँ पे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ख़त्म होती है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें प्रोक्यूरमेंट करनी चाहिए हमारे फंड्स की, जिसका ऑप्टिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे फंड्स का। नाउ एक्यूरेट मेथड और कैश फ्लो मेथड जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बेस्ड करता है हमारे एक्रूअल मेथड पे, जहाँ पे बल्कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारा कैश फ्लो मेथड है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है हम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एक्रूअल बेसिस पे, जो भी हमारे रिवेन्यू रीऑर्गेनाइज होते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, नॉट जो कि कलेक्टेड नहीं है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकर्ड करे जाते हैं, एक्चुअली पेड होते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो रिवेन्यूज़ को रीऑर्गेनाइज करता है, एक्चुअल रिसीव करता है कैश में जो इनफ्लो होती हैं, और हमारे एक्चुअल पेमेंट को रिकग्नाइज जो आउटफ्लो होते हैं। तो जिसका जो हमारा मैनेजमेंट है वो मेंटेन करता है सोल्वेंसी, जो फर्म प्रोवाइड करते हैं कैश फ्लो नेसेसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन है। तो फर्म को गाइड करना चाहिए जो प्रॉफिटेबल्स हैं उसके, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम जिनसे मीट नहीं कर पा रहे ऑब्लिगेशन, तो शॉर्टेज है हमारी कमी की, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एम्फेसिस को पुट करता है कैश फ्लो पर, बल्कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं करता। सर्टनिटी एंड अनसर्टनिटी, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो प्राइमरी डील करती है पास से हमारी रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स और हमारी ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं और रिलेटिवली सर्टेन है, बल्कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अनसर्टन है, क्योंकि वो फ्यूचर पे है, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं उसकी एस्टिमेशन लगा के, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डिस्टिंग है, एक रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है, प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज करता है, कैश फ्लो डिटरमाइन करता है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और यूज़ करता है हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट का जो इन्वेस्ट डिसीजन लेने में और कैपिटल बजटिंग में टेक्निक में होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जिनका पर्पस मैनेजर का यही है कि वो कैश बजट और डिटरमाइन करे हमारे इन्वेंट्री लेवल को, क्रेडिट पॉलिसी के लिए डिसीजन ले, इन्फॉर्मेशन हमारी होती है डिसीजन के रिगार्डिंग, और उनको इस रिगार्ड में वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जनरेट भी करते हैं। डिटरमाइन करना हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ को, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फिगर आउट करना हमारे प्रॉफिट को, और नेसेसरी डिटरमिनेशन करना अबाउट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। जो हमारा वाइटल इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमाइज करना हमारे शेयर होल्डर के वेल्थ को, और डिटरमाइन करना जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि नेचर और स्कोप क्या है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी भी लाइन में, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में या टॉपिक में, यू कैन आस्क मी, आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर मैसेज कर सकते हो। आपके एग्जाम्स आ गए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बी प्रिपेयर योर ऑन सेल्फ। सो कल मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।